कहाँ तक पढ़ लिया था जी? प्लीज स्टार्ट कर दें। ओके ओके ठीक है। एग्जाम्पल 32 तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, राइट? ओके आप लोगों को अब तक अच्छा एक और काम करना है कि हर बच्चे ने ना एक छोटा सा काम करना है। हर चैप्टर के एंड पे एक एक्सट्रैक्ट है जो इन्होंने बना के दिया हुआ स्टिकी नोट्स के मुताबिक और छोटे छोटे आपने अपना ड्रॉ करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है? और हमारा प्रोसीजर क्या है, हम पढ़ते हैं पहले डेफिनेशन, फिर हम पढ़ रहे होते हैं उसकी वैलिडिटी और नेक्स्ट उसकी रेवोकेशन। ये दो तीन प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं और सेम तीन प्रिंसिपल हमने एक्सेप्टेंस के हवाले से भी डिस्कस किए हैं या कर रहे हैं, व्हाटएवर। अभी हम यहाँ पे हैं शायद वैलिडिटी पे। तो ये इसका स्केच है छोटा सा, आपके इल्म में होना चाहिए। लाइक आप जब चैप्टर ओपन करें तो आपको ये पता हो कि रोड मैप क्या है, इस चैप्टर में मैं सीखने क्या वाला हूँ। बात समझ आ रही है मेरी? चलो अच्छा जी अब हमने कल डिस्कस किया था कि ऑफर जो है, जो लास्ट कंक्लूजन था वो ये था कि ऑफरर अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब करता है, मॉड या मैनर जो भी है आप कह लें, कोई मैनर प्रिस्क्राइब करता है और नॉट प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है? यही दो बातें पढ़ रहे थे। तो हम कह रहे थे कि अगर मैनर प्रिस्क्राइब्ड है तो विद इन द सेम मैनर, यानी कि अगर वो कहता है ईमेल के थ्रू मुझे ऑफर का एक्सेप्टेंस भेजें, तो आपकी एक्सेप्टेंस किसके थ्रू होनी चाहिए? तभी वो क्या समझी जाएगी? वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है? लॉ की नज़र में ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये अपनी अपनी जगह पे इनकी वैलिडिटी इंपॉर्टेंस रखती है। मेरी बात समझ आई? तो लॉ ये भी इंश्योर करेगा क्या वैलिड ऑफर थी, तो उसके बाद ये भी इंश्योर करेगा क्या वैलिड एक्सेप्टेंस थी। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो कई एलिमेंट्स और अभी आने हैं। कंसिडरेशन, ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्ट जिसे आप कहते हो, ठीक है? आपकी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज आ जानी है। इसके अलावा वॉइड एग्रीमेंट्स की एक लिस्ट है, मल्टीपल एलिमेंट्स और हैं जो भी हमने डिस्कस करने हैं। सो लॉ हर एलिमेंट को इवैल्यूएट कर रहा है। क्लियर? अच्छा, प्रिस्क्राइब है तो उसके मुताबिक, वरना नहीं। लेकिन व्हाट इफ, क्या आपने कहा बीइंग एन ऑफरर कि आपकी एक्सेप्टेंस ईमेल के थ्रू आनी चाहिए, बट एक्सेप्टर बड़ा शदादा बंदा था, उसने एक्सेप्टेंस भेजी आप लोगों को थ्रू पोस्ट, तो क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? नॉट एट ऑल। लॉ की नज़र में तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे लॉ ने ऑफरर को एक लिबर्टी दे दी है, एक रिलैक्सेशन, क्योंकि जैसा मैंने कहा मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बायर सेलर एग्री है तो लॉ को कोई तकलीफ नहीं। तो उसने उसी लिए लॉ ने एक क्वेश्चन निकाल दिया बीच में से रिलैक्सेशन का, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ईमेल प्रिस्क्राइब की थी, उसने डेविएट कर लिया, उसने पोस्ट के थ्रू आपको भेज दिया एक्सेप्टेंस, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। बट अगर ऑफरर चाहे एक्सेप्ट करना तो खामोश रहे, एक्सेप्टेड, तो इसे कहते हैं डेविएटेड एक्सेप्टेंस। डेविएटेड एक्सेप्टेंस, लेकिन आपकी बुक में ये नजर नहीं आएगा, लॉ में टर्म लिखी होती है डेविएटेड एक्सेप्टेंस। क्या उसने डेविएट किया बट आपने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको एतराज है इस केस में तो ऑफरर को चाहिए कि वो बता दे कि उसे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या चीज? मॉड या मैनर एक्सेप्टेबल नहीं है, और एक्सेप्टर का पोस्ट के थ्रू लेटर भेज देना उसे एक्सेप्टेड नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो मैं इसको एक ऑप्शन दे रहा हूं। क्लियर? चलो आ जाओ जरा प्लीज, पढ़ते हैं। प्लीज पढ़े जी मेरे लिए कोई। If the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, ठीक है, मैनर प्रिस्क्राइब था लेकिन ऑफरी ने डेविएट कर दिया, या यूं कहूं एक्सेप्टर ने डेविएट कर दिया। the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated. जो ही उसे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है उसके रीजनेबल टाइम, व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल, ये केस टू केस वेरी करेगा। मे बी 1 day वुड बी द रीजनेबल टाइम, मे बी 5 days वुड बी द रीजनेबल टाइम। Insist that his proposal shall be accepted in a prescribed manner and not otherwise. तो वो एक्सेप्टर को बताएगा जनाब ये पोस्ट वाला मैनर मुझे पसंद नहीं आया, या मैंने एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं समझता। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दैट सेंड एन एक्सेप्टेंस थ्रू एन ईमेल, तो उसे बताना पड़ेगा प्रपोजर को। इज दैट क्लियर? अगर वो यहाँ पे खामोश रहा तो वो ये समझा जाएगा कि उसने डेविएटेड एक्सेप्टेंस को कबूल कर लिया है। मेरी बात समझ आई है? अगली बात पढ़िए प्लीज बेटी। But if he fails to do so, he is deemed to accept the acceptance. बात समझ आई? उसने, इसे डेविएटेड एक्सेप्टेंस कहते हैं। उसने जो डेविएशन की है एक्सेप्टर ने, प्रपोजर को उससे कोई तकलीफ नहीं है। इज दैट क्लियर?
और समझ आई है या ऊपर से गुजर रही है? चलो फिर एग्जाम्पल 33 34 पढ़ो। थर्टी थ्री 34, एक में वो एक्सेप्टेंस को डेविएटेड को एक्सेप्ट कर रहा है और एक में खामोश रह के एक्सेप्ट कर रहा है और एक में वो बता रहा है उससे। जी बेटे कोई क्वेश्चन है यहाँ से? के बारे में सब बताइएगा तो उसके ला इल्मी के बारे में क्या क्या ऐसी चीज़? 34 में जो है सर 34 में वो क्या कह रहा है जी? बाबर सेंट में एक्सेप्टेंस फॉर अंडर बस फैक्ट्स अंडर एक्नॉलेजमेंट। सॉरी बाबा टेक्स्ट हिम हिज एक्सेप्टेंस इन एसएमएस। उसने क्या कहा था? पोस्ट के थ्रू भेजे। जी अब्बा बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? पोस्ट के थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बाबर ने उसे एसएमएस कर दिया। लाइलमी में कहाँ था? 34 अच्छा 34 में ओके। कहता है जी बाबर सेंट हिम अंडर एक्नॉलेजमेंट। बाबर सेंट अच्छा दोबारा मैं पढ़ता हूँ 34 पढ़ता हूँ। आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय पोस्ट ओनली। पोस्ट के थ्रू भेजे। बाबर सेंट हिम हिज एक्सेप्टेंस बाय फैक्स अंडर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? नहीं मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा लॉ की टर्मिनोलॉजीज को भी सीख लो। अंडर एक्नॉलेजमेंट मतलब है कि अंडर माय ऑब्जर्वेंस, मतलब मेरी मौजूदगी में या मेरी अप्रूवल के साथ। मेरी बात समझ आई है? हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं बिजनेस टर्म्स में, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। प्लीज़ एक्नॉलेज कर दें इसको। एक्नॉलेज मीन्स इंश्योर कर दें कि आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया या आपने इसको रिव्यू कर लिया। सो अंडर योर ऑब्जर्वेशन कह लूँ। अब यहाँ पे क्लियर है बेटे कॉन्सेप्ट? ओके आप जब सिग्नेचर करते हो किसी चीज़ को, ऑथराइज करते हो, तो आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि आपने इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लिया और फिर पढ़ के साइन किया। दैट इज एक्नॉलेजमेंट। जी 33 34 में कोई प्रॉब्लम? एक में वो शो कर रहा है कि पार्टी खामोश रही तो उसने डेविएटेड एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरे में वो बता रहा है कि उसने बता दिया कि भाई मुझे ये एक्सेप्टेंस या मुझे ये डेविएशन कबूल नहीं है। चलो आगे आ जाओ प्लीज़। अगर आपको मैं एक और चीज़ बस देख लें, हमने डेफिनेशन पढ़ ली हुई है, वैलिडिटी ऑफर की पढ़ चुके हैं, रेवोकेशन हमने दोनों का कंबाइन करके पढ़ लिया था जब हम वो प्रिंसिपल सारा पढ़ रहे थे पोस्ट का। ठीक है, सो अब हम जो डिस्कशन चल रही है वो इस पॉइंट के ऊपर चल रही है। ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके और ये एरिया भी ख़त्म कर चुके हैं। समझ आ रही है जी? चलो वैलिडिटी के कुछ एडिशनल पॉइंट। अच्छा देखो, ऑफर सपोज मैं कहता हूँ मेरी कोई चीज़, और सबसे बेस्ट एग्जांपल भी यही है, सपोज मेरी कोई चीज़, मेरा पर्स वॉलेट मेरा खो गया सपोज, और मैंने एक एडवर्टाइजमेंट लगाई है एक ऑफ़र की कि जो भी ढूंढ के लाएगा, whoever finds my wallet, I will give him reward of say 5,000 rupees. It's an offer. अच्छा, ऑफ़र में भी ना जर्नल और स्पेसिफिक ऑफ़र होती हैं। पहले ये कोर्स का हिस्सा होती थी, अब उन्होंने कोर्स में से निकाल दी हुई हैं। दो तरह की ऑफ़र भी हैं, चलो यूँ भी समझ लें साथ ही। ऑफ़र दो तरह की होती है, एक होती है जर्नल ऑफ़र और एक होती है स्पेसिफिक ऑफ़र। जर्नल का मतलब है जनरल पब्लिक को मैंने ऑफ़र कर दिया है। अब सपोज आप सबको मैं एक सिंपल ऑफ़र कर दूं कि लाइक सपोज मैं कहता हूं, अज्यूम करते हैं कि मैं आपको कहता हूं कि जो भी पूरा सेशन टाइम पे आएगा, सारे टेस्ट देगा, आखिर में अपनी पूरी फी रिफंड ले ले। वाह वाकई शादी शुरू हो गया। सो इट्स अ जर्नल ऑफर टू ऑल ऑफ यू। आप में से जो भी मेरी इस ऑफर की कंडीशंस को मीट करेगा, सेशन के एंड पे रिफंड ले लेगा। मेरी बात समझ आ रही है? आप तमाम में से जो भी मेरी ऑफर एक्सेप्ट करेगा, मेरी टर्म्स को एक्सेप्ट करेगा, वो आखिर में एलिजिबल हो जाएगा कि वो एक्सेप्टर बन गया, मैं ऑफर बन गया और ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मैं बाउंड होऊंगा कि मैं आपको रिफंड करूं। इसका मतलब है आप में से हर एक के साथ मेरा सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ट हो जाएगा। इसने कंडीशंस पूरी की, वन कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन मी एंड हिम। इसने भी कंडीशन पूरी कर ली, अनदर कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन मी एंड हिम। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब जनरल पब्लिक में से जो मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करता चला जाएगा, मेरा उसके साथ एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ट होता चला जाएगा।
क्लियर, समझ आ रही बात की? जबकि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैं इस बेटे को कहूँ गुड नेम बेटे, गुड नेम नेम अली, मोहम्मद अली, अली जी प्लीज मोहम्मद अली को कहूँ कि भाई ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है कि आप सेशन पूरा आओगे, आप सारे टेस्ट दोगे, सेशन के एंड पे मुझसे अपनी फ़ी रिफंड ले लेना। सो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है जो मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन को की है। क्या आप में से कोई इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? नो। ये है स्पेसिफिक ऑफर। मैंने आसान लफ्ज़ों में समझा दिया। पहले ये कोर्स का हिस्सा थी और इसकी एग्जांपल्स भी हिस्सा थी, अब नहीं है, अब कोर्स से निकाल दी गई। तो मैंने फिर भी बता दिया कि ये ना हो कहीं वर्ड सोल्यूशन में ICAP के कहीं सोल्यूशन में वर्ड यूज़ हो जर्नल ऑफर का, तो आप लोगों को समझ ना आए। सो जर्नल ऑफर है, जर्नल पब्लिक ऑफर। Whoever accept my condition, fulfill my condition will become a binding contract with him। बात समझ आ रही है? और स्पेसिफिक है कि मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर की है, सिर्फ वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर? अच्छा, अब आगे चलता हूं। सपोज मैं कहता हूं मेरा वॉलेट खो गया और मैंने एडवर्टाइजमेंट की है कि जनाब जिसको भी मिलेगा उसको 5, जो मुझे लाके देगा उसे 5000 इनाम। एक शरीफ सा बंदा अली को वॉलेट मिल गया। अली आया, अली साहब ने मुझे वॉलेट वापस किया और कुछ भी नहीं डिमांड किया। मैंने अच्छा सा एक ठंडा सा शरबत पिलाया, रवाना। अब मुझे आइडिया हो गया कि इसको नहीं पता ऑफर का, शरीफ बंदा नहीं पता इसको ऑफर का, तड़खा दो। अच्छा हुआ पाकिस्तानी हूँ, पक्का पाकिस्तानी हूँ, तड़खा दूंगा। जाते जाते इसने कहीं इश्तिहार लगा देख लिया कि ये जो वॉलेट मैं वापस करके आया हूँ इसके ऊपर तो इनाम था। थोड़ी देर बाद फिर नॉक हुआ डोर। बहुत ही बेशर्म है आप, खाली शरबत पे टखा दिया, 5000 किसने देने थे? मैं कहूँगा भाग जाए यहाँ से, शुक्र का तो ये शरबत भी पिला दिया, भाग यहाँ से। द पॉइंट इज, अब ये क्या करेगा? अब इसके मुताबिक इसने वो ऑफर एक्सेप्ट की है या इसने वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म की है और मेरा बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है अली के साथ। ये चला गया कोर्ट में जाके केस फाइल किया कि जनाब इट वाज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, सलमान साहब अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहे, और सलमान की ऑब्लिगेशन इसका क्या है? राइट है। सो कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देगा ऑन द ग्राउंड्स कि क्या जब तुमने सर्विसेज दी क्या तुम्हें ऑफर का इल्म था? वो वॉलंटरी सर्विस थी, वो वॉलंटरी सर्विस थी, तुमने ऑफर की वजह से सर्विस नहीं दी। और अब चलो चूंकि उसका पर्स वापस मिल चुका है तो उसकी ऑफर क्या बची है वापस वैलिड? क्या अब ऑफर एक्सेप्ट हो सकती है? ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब वॉलेट तो मिल चुका, तुम क्या ढूंढ के दोगे दोबारा किसी और का वॉलेट? मेरी बात समझ पा रहे हो? लॉ ने थोड़ी सी डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी टाइमलाइन को लेकर कि क्या ऑफरी को एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टर को इस ऑफर का इल्म था और उसने जो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया है क्या इस नीयत से किया है सॉरी, क्या वो ऑफर जानता था कि नहीं जानता था? अगर वो ऑफर नहीं जानता तो इनफैक्ट उसने ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की, उसने वॉलंटरी सर्विस दी है, जनरली वो जिसे हम कहते हैं सखावत में। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो आज जरा पढ़ो फिर ये लाइन। प्लीज पढ़िए। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेलेवेंट। The offering must be aware of the proposal, otherwise the acceptance is not valid. द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, ऑफरी को प्रपोजल का पता होना चाहिए था, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। और अब एक्सेप्टेंस दे नहीं, एक्सेप्टेंस तो वैलिड थी नहीं, वॉलंटरी सर्विस है। अच्छा, हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे कि वॉलंटरी सर्विस को भी रिवॉर्ड किया जा सकता है। वो इंशाल्लाह ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, थर्ड या फोर्थ में पढ़ रहे होंगे गालबन, कि उसको भी फोर्थ में पढ़ रहे होंगे कि उसको भी रिवॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, उसमें वहां जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी वॉलंटरी सर्विस के अगेंस्ट कोई पैसे नहीं हैं। ये सम सॉर्ट ऑफ ग्रेशियस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये ग्रेशियस है, बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी मुआवजे के काम किया है। डन। अच्छा, प्लीज एक दफा एग्जाम्पल पढ़ लीजिए पहले 35, और आपके पास MC कुचल के नोट्स हैं, प्लीज उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, वो भी मिलता जुलता ही है, प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 भी पढ़िए।
अच्छा, जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ करेगा प्लीज़ ये नोट्स जो 2 पेजेस के नोट्स हैं केस स्टडी वाले साथ लेकर आने हैं। जो ही चैप्टर ख़त्म हो उसके बाद बेशक फेंक दें या संभाल लें, आखिर तक मुझे उसकी फिक्र नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। सब रो में, हर रो में एक नोट्स हैं। ओके, आ जाइए बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 भी देखें जरा प्लीज। ओपन कर दूं या है सबके पास नोट्स? जी डन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 भी पढ़ लिए सबने? ओके, आसान सा था। ओके, नेक्स्ट। देखो, एक दफा ऑफर जब रिजेक्ट हो गई तो ऑफर खत्म, उसके बाद तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, या ऑफर टर्मिनेट हो जाए, रिवोक हो जाए, तब भी उसके बाद एक्सेप्ट नहीं हो सकती। यही 2 लाइनें उसने आखिर में लिखी हुई है, प्लीज पढ़ दें बेटी। An offer cannot be accepted after it has been rejected earlier. जी ठीक है। An offer cannot be accepted if it has been terminated earlier. यानी दोनों प्रोसेस अगर हो चुके तो ऑफर खत्म हो चुकी है, अब एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। ऑफर को पहले होना है फिर ही एक्सेप्टेंस हो पाएगी ना, ऑफर का एग्जिस्ट होना जरूरी है। प्लीज एग्जांपल 36 जल्दी से पढ़िए। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी चेंज कर लीजिए एग्जांपल 36 में, क्योंकि इसने आगे वाली सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को डिस्कस के लिए मैं छोटी सी लाइन चेंज करवा रहा हूं, जहां पे लिखा हुआ बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, लिखा हुआ ये लाइन, उसके आगे लिख दीजिए आजम विड्रॉ हिज ऑफर, आजम विड्रॉ हिज ऑफर बाय मेकिंग कॉल टू बाबर। ये कर लीजिए। उन्होंने बैन का लिखा हुआ है ना, उन्होंने बैन का मेंशन किया हुआ है। आजम विड्रॉ हिज ऑफर बाय मेकिंग अ कॉल टू बाबर। ऐसा क्यों करवाया, उसकी वजह बता देता हूं। हम आगे चल के एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह परफॉर्मेंस के अंदर, सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का, जिसे सुपरवीन इम्पॉसिबिलिटी भी हम कहते हैं। वो उस कॉन्सेप्ट की एग्जांपल उसने यहां पे कोट कर दी हुई है। ये जो बैनिंग है ना लॉ की, ये वो कॉन्सेप्ट है, तो इंशाल्लाह वहां जाके पढ़ेंगे। चलें जी, प्लीज डन। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ मैं चले एक छोटी सी एग्जांपल बनाता हूं, उसके बाद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अगली बात। आप मुझे एक बात बताओ, एक्सेप्टेंस या ऑफर हमने पढ़ा ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, राइट? ऐसे ही है। अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनाऊं मैं कि ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और मिस्टर ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट, और ए कहता है जी 50 से ये आपको गुड्स डिलीवर कर रहा है, या मैं यूं कहूं कोई व्हीकल डिलीवर कर रहा है, और बी के लिए है कि पहले आप एडवांस पे करेंगे, जिस तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है ना, आप पहले क्या करते हो, बुकिंग फी एडवांस से 10% 20% जो भी है, नहीं जी आप एडवांस पहले पे करेंगे, से मैं कहता हूं जी 3 लाख रुपीस का, और रिमेनिंग से 15 लाख रुपीस आप हमें ऑन डिलीवरी देंगे। ऐसा ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है? जब आप अपनी व्हीकल लेने जाते हो, और व्हीकल वाले क्या करते हैं, आपसे ये एडवांस रिसीव कर लेते हैं, और फिर आपको 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का टाइम देते हैं, और उसके बाद आपको डिलीवरी देते हैं व्हीकल की। एम आई राइट? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, एक पहले मैं ये बात समझा दूं कि दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ए ने क्या करना है, व्हीकल डिलीवर, बी ने क्या करना है, एडवांस देना है और फिर डिलीवरी करनी है। बेटा इसका मतलब है, एक बात तो आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि ये बायर और सेलर पे डिपेंड करते हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि पहले ऑब्लिगेशन कौन परफॉर्म करेगा। ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के आपस के एग्रीमेंट पे तय करते हैं कि वो क्या तय कर रहे हैं। समटाइम्स ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करते हैं। जिस तरह ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन पहले अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा है, बी बायर, आपका कस्टमर पहले पार्शियल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद डिलीवरी से पहले दोबारा अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको डिलीवरी देती है। ये एक ही जगह, बेशक आप सुजुकी कर ले, चलें जी सुजुकी। मेरी बात समझ आ रही है?
अब मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, अगर आप इंडस्ट्री को चेंज करके देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ रोडोल्फ पाकिस्तान की, जहाँ पे मैं लास्ट काम कर रहा था, वो क्या करते थे, 30 डेज का क्रेडिट, 60 डेज का क्रेडिट, प्रोडक्ट भी डिलीवर कर देते थे, उसके बाद 30 to 60 डेज वेट करते थे कि अगला बंदा अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दे। सो कौन पहले परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे? अब कंपनी, सेलर पहले परफॉर्म कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये चीज वेरी करती है, और ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है कि हु विल परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन फर्स्ट। डन? ये बात समझ आ गई? सो अगर मैं कहूं ये बात समझाने का मकसद क्या था, अब यहां पे कस्टमर पहले पे कर रहा है ऑब्लिगेशन। सपोज सुजुकी वाले ऑफर करते हैं और बी एडवांस मनी जमा करवा देता है। इसका मतलब है इसका ये एक्शन, ये डिपॉजिट करवा देना, हालांकि इसने फुल अमाउंट नहीं पे की भी 18 लाख रुपया, लेकिन इसका ये इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट जमा करवा देना इस बात का सबूत है कि इसने ऑफर सुजुकी की एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ आई? इसका मतलब पार्शियल कंसिडरेशन पे कर देना, पार्शियल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देना, कंसिडरेशन का कुछ हिस्सा या पूरी कंसिडरेशन पे कर देना, कुछ भी ना कहना, इसी बात का सबूत होता है कि आपने गुड्स। ऐसा इसी तरह मैं रोडोल्फ वाली एग्जांपल दोबारा दूं कि रोडोल्फ पाकिस्तान ने निशात को गुड्स डिलीवर की, निशात ने गुड्स एक्सेप्ट कर ली, पैसे नहीं दिए, अभी 30 दिन बाद या 60 दिन बाद उन्होंने पैसे देने हैं। निशात का गुड्स को एक्सेप्ट कर लेना, इसका क्या मतलब है? ऑफर एक्सेप्ट हो गई, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सजेस्ट कर रही हैं कि पहले रोडोल्फ अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करे और उसके बाद निशात। समझ आई बात की? कॉन्ट्रैक्ट कितना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कर रहे होगे? मतलब लाइक कंसिडरेशन तो होगी ना, पैसे से डिसाइड से मुराद क्या मतलब है आपका बेटे? बेटा आपको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स का पता है? वैसे इसमें होता क्या है कि पहले प्राइस तय होती है, उसके बाद ऑर्डर आता है, इसे कहते हैं कोटेशन। सेलर, बायर हमेशा कोटेशन पहले लेता है, उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करता है। सो ऐसा हो नहीं सकता। चलें जी प्लीज, आप लोग अगर आसान सी बात कहूं, आप लोग अक्सर कोई चीज खरीदने जाओ ना एक्सपेंसिव, तो आप 3 जगह से पहले रेट लेते हो, फिर कोई चीज खरीदते हो। वो क्या है? कोटेशंस। आप कोटेशंस लेते हो पहले कि भाई क्या ऑफर है आपकी। चलिए प्लीज ये पढ़िए मेरी बात बेटा, ये पढ़िए 2.2.5 पेज नंबर 27 जी। Performance of conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered to the proposal is an acceptance of the proposal. अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल, इस कंडीशन को मीट कर दिया, परफॉर्म कर दिया मिस्टर बी ने, ये किस बात का सबूत है? कॉन्ट्रैक्ट ओके है। अच्छा, और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन, अब एक इस साइड से समझाया, अब मैं एक इस साइड से समझा, और द एक्सेप्टेंस ऑफ द कंसिडरेशन, जो पैसे आ रहे हैं वो मेरे लिए क्या है? कंसिडरेशन। मैंने एक्सेप्ट कर ली, बीइंग अ सुजुकी, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुजुकी, मैंने वो एक्सेप्ट कर ली। तो इस कंसिडरेशन का एक्सेप्ट कर लेना या इस कंडीशन का मीट कर लेना, इसी बात की इंडिकेशन है ना कि कॉन्ट्रैक्ट की में ऑफर एक्सेप्ट हो गई है। तो आगे क्या कहता है? For a reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal. रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है बेटा? मैं इसको समझा देता हूँ, बड़ी अजीब सी टर्म है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस ये है, सपोज अभी कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ, one person is making a promise with the other, ठीक है? Like Suzuki is making a promise to deliver a vehicle for 18 lakh rupees and a customer is actually making an offer to buy that vehicle for 18 lakh rupees. ये कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी एक ऐसे प्रोमिसेस जिसमें दोनों पार्टी सेम टर्म, सेम प्रोडक्ट को या सेम ऑब्जेक्ट को आपस में प्रॉमिस कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। यानी यहाँ पे सुजुकी प्रॉमिस करी है कि वो व्हीकल डिलीवर करेगी फॉर 18 लाख और मिस्टर बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो 18 लाख पे करेगा फॉर द व्हीकल। यानी प्रोडक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, टर्म्स भी सेम है। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दोनों पार्टीज जब एक दूसरे से प्रॉमिस कर रही होती हैं, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इज दैट क्लियर? ये टर्म समझ आ गई जी बेटी? इनफैक्ट लॉ में ये टर्म बड़ी एम्बिगुअस है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हाँ फिर ठीक है, दोनों एट द सेम टाइम प्रॉमिसर बन जाते हैं, दोनों में से दूसरा जो एक्सेप्ट कर ले पहले।
राइट। जैसा फॉर एग्जांपल दोनों मेकिंग 2 पर्सन मेकिंग अ प्रॉमिस, दोनों में से जो एक एक्सेप्ट कर लेगा, फॉर एग्जांपल बी एक्सेप्ट कर ले, तो ये प्रॉमिस भी बन गया और वो प्रॉमिसर बन जाएगा। आपकी बात दुरुस्त है, ये पोजीशन क्लैरिफाई हो जाएगी कि एक्सेप्ट कौन कर रहा है, दोनों में से पहले कौन एक्सेप्ट करता। ठीक है जी, ये लाइन समझ आई जी अब? हेलो, जाग रहे हो? ओके, प्लीज एग्जांपल 37 पढ़िए फिर। जी बेटी। नहीं, जर्नल ऑफर इन्विटेशन ऑफर तो सिर्फ स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट कर दूं, इट्स एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। अच्छा, ये सीम्स लाइक दोनों ऐसा लगता है जैसे जर्नल ऑफर, नहीं वो ऑफर है ही नहीं, तो फिर जर्नल का है कि ये तो टाइप है ना ऑफ ऑफर। तो जब मैं उसे ऑफर ही नहीं कह रहा तो फिर मैं उसमें जर्नल में क्यों फंसूं या उसमें उस कन्वर्सेशन में क्यों जाऊं? रेसिप्रोकल ऑफर में, प्रॉमिस में जी। कौन एडवांस नहीं पे करेगा? क्यों नहीं पे करेगा? क्या मतलब, आप कहना क्या कंक्लूड क्या करना चाह रहे हो? आप कह रहे हैं कि वो प्रॉमिस करेगा कि मैं 18 लाख में, मैं क्या ये कह रहा हूँ सुजुकी प्रॉमिस कर रहा है कि 18 लाख रुपीस के अगेंस्ट व्हीकल डिलीवर करेगा एंड बी इज मेकिंग अ प्रॉमिस टू बाय दैट व्हीकल फॉर 18 लाख रुपीस। दिस इज व्हाट वी कॉल रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कि एक पार्टी दूसरे से वादा कर रही है और सेम चीज़ों का, सेम टर्म्स का, सेम ऑब्जेक्ट का वादा कर रही है। इसमें बस कंफ्यूजन ये रहती है, दोनों में से जो पहले एक्सेप्ट कर लेगा दैट विल बिकम एन एक्सेप्टर और दूसरा पर्सन ऑफरर बन जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बी एक्सेप्ट करता है एडवांस पे करके, तो बी क्या बन गया? एक्सेप्टर, और ये बन गए ऑफरर। पोजीशन है ना खाली। जी 37 समझ आई? 37 एग्जाम्पल। वो पढ़ भी रहे हो कि बैठे हुए सो रहे हो? चलो, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। गौर करो, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया, ये भी खत्म, ये भी। अब रेवोकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, सिर्फ एक दफा जल्दी से पढ़ दें। एक्सेप्टेंस, An acceptance may be revocated at any time before the communication of its acceptance is complete as against the acceptor, बट नॉट आफ्टरवर्ड। ये टर्म्स हम समझ चुके हुए हैं। चलें प्लीज फॉर एग्जांपल 38 39 पे अपने हाथ साफ कीजिए। जी डन। यस सर। कोई ऐसा जिससे प्रॉब्लम रही इसमें? आज सैटरडे है, होपफुली कल की छुट्टी है। ठीक है, सो बहुत टाइम अवेलेबल है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, ये जो आपके पास पेपर के आपकी बुक में है, आई कैप की बुक में साथ लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। आई कैप की बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 जो 2 पास पेपर हैं, ये लिख के करने हैं। ठीक है जी, मैं चेक करूँगा और अब फाइन होगा। ठीक है, आज भी मैं फाइन नहीं करूँगा क्योंकि आज भी जो मैंने लिखवाया वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। मैं शायद उसे पढ़वा भी सकता था, लेकिन आपने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं था, इसलिए जहमत कर ली। लेकिन अदरवाइज ये वाले होमवर्क चेक करूँगा प्रॉपरली 11 o'clock के बाद और 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन फाइन करूँगा। पर क्वेश्चन करूँ या पर होमवर्क कर लूँ? पर होमवर्क, चलें पर होमवर्क। अच्छा जी, मैं एक चीज़ बता दूँ, प्लीज़ एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आइएगा, काम ना करके आइएगा तो प्लीज़ 50 रुपये रख के लेके आइएगा। ठीक है, हम वरना बहुत शर्मिंदा करेंगे आपको। ठीक हो गया? और यहाँ से कोई एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, कोई जो बदलिहाज सा बंदा हो। ना शरीफ बंदे नहीं चाहिए हमें, बदलिहाज सा बंदा जो किसी का, अपने दोस्त का भी लिहाज ना करे। पक्की बात है, ईमानदारी के साथ। क्या नेम है जी? गुड नेम बेटा, नाम ऊंची, इतना मुश्किल नाम
दोबारा क्या? सावन, सावल, स्पेल कर लो। और तुम लोगों का मुझे पता है, चुप करना। सावंत, YASAWAN, सावंत। अच्छा, सारे तहकीक ना शुरू कर दो, ठीक है? तहकीक करने के लिए नहीं कहा। अच्छा, बेटियों में से भी कोई एक जो बेटियों से रिकवर करके दे, हमें बेटियां भी नहीं बख्शनी जी। कोई एक जो बेटी बदीद हो सकती है, किसी का लिहाज नहीं करेगी, एक बेटी मिल गई जी हमें, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, मैं रियलिटी बता दूं कि बच्चे नहीं करते काम और हमें बहुत पैसे इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो उसके आखिर में फिर हम डिसाइड कर लेंगे उन पैसों का, ठीक है जी? चलो, कौन सा? अभी आज अभी दिया ना होमवर्क, अभी मेरे पास टाइम है, 15 मिनट्स हैं, उसके बाद शुरू करूंगा बात तरीके वारदात। अच्छा जी, प्लीज़। अच्छा, आप लोगों ने मुझे 11 o'clock पे बता दिया करना है अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, जब होमवर्क मिला करेगा। अगर नहीं मिला करेगा तो वो 30 मिनट्स मैं यूज़ किया करूँगा फॉर स्टडी। मतलब उसमें 30 तो नहीं पढ़ाऊँगा, खैर 5-10 मिनट ले लिया करूँगा। लेकिन जिस वक्त होमवर्क होगा, आप लोग मुझे 11 o'clock कोई एक स्टूडेंट मुझे नोटिफाई कर देगा ताकि मैं स्टॉप कर दूँ और मैं चेकिंग स्टार्ट कर दूँ, ठीक है जी? चलो, अभी है हमारे पास 15 मिनट्स। चलो जी, आ जाओ। अच्छा जी, आगे देखो, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब होमवर्क में इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और 5 इसी आई कैप की बुक का प्लस, और दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों बहुत। अभी तक जितने आपने क्वेश्चन किए उसमें वो पोस्ट वाला क्वेश्चन अच्छा था, वो आप लोगों ने लिख के नहीं किया। लेकिन इसके अलावा ये जो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये दोनों पास पेपर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए ज़ाया मत, प्रैक्टिस ज़ाया नहीं करनी। ये नहीं कि सोल्यूशन पढ़ के स्टार्ट कर रहे हो लिखना, ये कोई फ़ायदा नहीं है फिर ऐसे एप्लीकेशन का। खुद लिखो। तरीका वारदात क्या है? तरीका मैंने सिखा दिया हुआ है। 3 चीज़ें पूरी करनी है: प्रोविजन ऑफ लॉ, लिंकेज विद द केस स्टडी और कंक्लूजन। ये 3 चीज़ें आपकी केस स्टडी में पूरी होनी चाहिए। हाँ, प्रोफेशनलिज्म का पीक आ जाता है जब आपको ये 2 चीज़ें क्लब करनी आ जाती हैं। आप अपनी केस स्टडी के साथ साथ प्रोविजन भी शेयर कर रहे होते हो और केस स्टडी भी लिंक कर जाते हो, अलग-अलग नहीं। लेकिन आप इनिशियल स्टेज के ऊपर आप इन दोनों का ख्याल रखेंगे। डन? मेरी बात समझ आ रही है? चलो आगे चलते हैं जी जरा प्लीज। अब एग्जांपल मैं 11 o'clock स्टार्ट करूंगा पास पेपर, ठीक है? अभी जरा अगले चैप्टर पे चलते हैं, आ जाएं जी प्लीज। एमसीक्यूज के क्यूरीज जो हैं वो मैं मंडे को एमसीक्यूज की क्यूरी लूंगा कि कोई एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो जी। और एमसीक्यूज किसी और बुक से करने की जरूरत नहीं है, आई कैप के सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। अब आप जरा प्लीज पीआरसी से या एएफसी से बाहर आ जाओ। 50 एमसीक्यूज नहीं आने, 15 एमसीक्यूज आने और पूरी बुक में से आने, एक चैप्टर से नहीं आने। सो द पॉइंट इज कि जितने गिवन हैं वो एप्लीकेशन, उन पे अप्लाई करो नॉलेज, उनको ज़ाया मत करना, देख देख के मत सॉल्व करना, और जिस तरह जितने प्रैक्टिस गिवन है वो इनफ है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ जो आसिफ साहब की बुक से पढ़ रहे हैं, मुझे इल्म नहीं है कौन कौन पढ़ रहा है, वो चैप्टर के एंड पे मुझसे डिस्कस कर लिया करेंगे कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उस बुक में गिवन है लेकिन हमने क्लास में डिस्कस ना की हो, प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहना उन्होंने, और उन्होंने मुझसे शेयर कर लेना, ठीक है? चलो, मैं उन्हें या तो ये बता दूंगा कि ये टॉपिक आगे आई कैप की बुक में कवर्ड है, हम वहाँ पे कवर कर रहे होंगे, ठीक है? या उन्हें ये बता दूंगा ये कॉन्सेप्ट आसिफ साहब ने एडिशनल डाल दिया हुआ है फॉर सेफ साइड, ठीक है? चलो लेकिन जी आगे चलते हैं। अगर आप अपने अगले चैप्टर का नाम देखो, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। लेकिन जी हम जरा थोड़ी सी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ेंगे, बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे लेकिन टाइप्स के बारे में थोड़ी सी बात जरूर पढ़ेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए काफी स्टेजेस अबूर की थी और हमने आखिर में कंक्लूड क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा था? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ऐसे ही पढ़ा था और फिर पीछे चलते गए थे। लेकिन जी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप में पहली टाइप है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड का मतलब क्या है? वैलिड मींस एनफोर्सेबल बाय लॉ।
इसका मतलब अगर मैं सिंपल लॉ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन याद करूं दोबारा, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बात खत्म, यही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। डन। एनफोर्सेबल बाय लॉ मींस बाइंडिंग है, दोनों पार्टीज के ऊपर अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करें, कोई नहीं करेगा दूसरी पार्टी कोर्ट रूम में जा सकती है, क्लेम कर सकती है, डन, केस फाइल कर सकती है, उसे पिटिशन भी कहते हैं, पिटिशन फाइल कर सकती है। सेकंड टाइप, ये तो आसान सी थी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, दो वर्ड यूज होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और अब जरा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं वॉइड एग्रीमेंट, दोनों में फर्क है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट दोनों में फर्क है, जरा प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड का मतलब क्या है? विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड का मतलब क्या है? विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा, मैं ही बताने लगा, 2 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में फिर फर्क क्या हुआ? हमें तो ये पता था कि सारे एग्रीमेंट्स बन जाते हैं और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबिलिटी की स्टेज को अचीव करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ठीक है। और अगर कोई इस स्टेज को अबूर नहीं कर सकेगा तो वो आगे ही नहीं जा सकता, तो वो एग्रीमेंट ही रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। मतलब एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एक्चुअली वॉइड एग्रीमेंट्स। जिसने कभी एनफोर्सेबिलिटी की स्टेज को क्रॉस ही नहीं किया, जैसा फॉर एग्जांपल वो ड्रग्स का मैं बात कर रहा था, वॉइड है। इसी तरह माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। माइनर क्या है? बिलो द एज ऑफ मेजोरिटी, 18 ईयर से कम का पर्सन, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जुआ, बैटिंग वॉइड है। जुआ वॉइड है जी, ठीक है। इलीगल पे बात नहीं कर रहा, अभी वॉइड पे बात कर रहा हूं, वॉइड है। बात समझ आ रही है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब कि अगर मैं यहां तक कहता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं और गुड नेम उमर जुआ लगा रहे हैं सपोज मैच के ऊपर, और अक्सर देखा होगा आपने, हम दोनों एक दूसरे पे एतबार नहीं करेंगे। सपोज 100 रुपीज की बेट लग रही है, सपोज अज्यूम करें, गरीब लोग हैं हम दोनों लेकिन जुए से परहेज नहीं कर रहे। सपोज हम दोनों 100 की बेट लगा रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे पे एतबार नहीं करते, हम अपने में से एक शरीफ बंदा ढूंढते हैं कि तू भी इसके पास 100 रखवा, मैं भी रखवाता हूँ। शरीफ बंदा शर्माना शुरू हो गया। गुड नेम बेटे? अब्दुल मोहमिन। इतने मुश्किल मुश्किल नाम रखे हुए तुम्हारे पेरेंट्स ने, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ नाम सोचते हैं कि अच्छा बच्चे का नाम। अच्छा चलो चलें, इस बेटे के पास मोहमिन के पास हमने 200 रुपया रखवा दिया, ये भाग गया। हम दोनों बेट लगा रहे हैं, ये भाग गया, और मैच देख रहे हैं कि कौन जीतेगा। सपोज पाकिस्तान जीतेगा तो 200 मेरा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो 200 इसका, ब्ला ब्ला ब्ला। वो 200 लेके भाग गया। अब हम इस पे केस फाइल कर रहे हैं कि 200 रिकवर करा दें, तो लॉ क्या कहेगा? एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब आपकी अपनी कंट्रोल में, क्या आप पकड़ना चाहो तो पकड़ लो, पकड़ सकते हो तो, अदरवाइज लॉ आपकी हेल्प नहीं कर रहा। क्लियर? सो ऐसा एग्रीमेंट जो ये एनफोर्सेबिलिटी की स्टेज क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, वो वॉइड एग्रीमेंट है। और एक लिस्ट है लॉ की जो एग्रीमेंट्स कभी एनफोर्सेबिलिटी की स्टेज पार ही नहीं कर पाएंगे। इसी चैप्टर में वो हम लिस्ट डिस्कस कर रहे होंगे। जैसा मैंने 2 तो बता दी, जैसा माइनर है, माइनर के साथ एग्रीमेंट क्या है? वॉइड। वो कहते हैं बच्चा है, इसका मासूम है, इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता, ये अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, इसको नहीं पता लगेगा आपकी चालाकियों का। हालांकि यहाँ पे 18 साल तो बहुत बड़ी एज है। 12 साल के एज के अंदर या 15 साल की एज के अंदर में तुम अच्छे खासे सियाने हो जाते हो, लेकिन फिर भी लॉ की नज़र में सियाने नहीं होते 18 साल की उम्र में। मैंने कहा जिस तरह अभी कुछ मैंने बता दी, जैसा माइनर के साथ बता दिया, जिसी तरह मैंने आपको वेजरिंग एग्रीमेंट जो जुआ है वो बता दिया कि ये कुछ हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये कभी एग्रीमेंट की स्टेज से आगे जाएंगी नहीं। लेकिन तो फिर कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्मेशन हुई थी तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन सब्सीक्वेंटली कुछ ऐसा इवेंट अकर हुआ जिसकी वजह से अब ये वॉइड हो गए हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहे।
यानी इसका मतलब हुआ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो इनिशियली तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था बट ड्यू टू सम इवेंट, सब्सीक्वेंट इवेंट, वो क्या हो गया है, वॉइड हो गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसा अभी हम एक एग्जांपल को मैंने रेक्टिफाई करवाया था, उसी एग्जांपल को यहां पे अब कोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा चाइना से एक इंपोर्ट आ रही है मेरी, ठीक है, माल आ रहा है मेरा, मैं इंपोर्टर हूं। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वंस अगेन उमैर के साथ, बेटा मुझे थोड़ा टाइम लगता है नाम यार, मैंने उमैर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जनाब मेरा एक शिपमेंट आ रहा है, मैं आपको विद इन नेक्स्ट 7 डेज या विद इन अ वीक आपको डिलीवरी कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर लेता हूं। तो मैं उमैर के साथ आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आज की डेट है सपोज 2 जुलाई, सपोज आज की डेट में मैं उमैर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये जी सलमान साहब हैं और इन्होंने गुड्स डिलीवर करनी है उमैर को, ठीक है जी, उमैर साहब हैं, उमैर को गुड्स डिलीवर करनी है और उमैर ने क्या किया, उमैर ने मुझे एडवांस दे दिया 5 लाख रुपया। सपोज ये तो मेरे और उमैर पे डिपेंड करता है ना कि हम में से अपनी ऑब्लिगेशन पहले कौन परफॉर्म करेगा। सपोज मैंने उमैर को कहा, उमैर ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर ली, सो उमैर ने मुझे एडवांस पे कर दिया। अब मेरा काम है कि मैंने आफ्टर 7 डेज डिलीवरी करनी है। सपोज आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 9th को मैंने डिलीवरी करनी है, मेरा शिपमेंट तब तक पहुंच जाएगा। 9th जुलाई 2022 को मैंने डिलीवरी करनी है आफ्टर 7 डेज। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ऑफर थी, एक्सेप्टेंस थी, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी लीगल है, गुड्स, लीगल गुड्स की बात कर रहा हूं, कोई इलीगल गुड्स तो सप्लाई कर नहीं रहा, ठीक है। और हम सपोज अज्यूम करें हम दोनों मेजर हैं इस वक्त, माइनर तो कोई है नहीं, तो वॉइड एग्रीमेंट भी नहीं करा, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। किस डेट के ऊपर? 2 जुलाई। ये इस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन डेट है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा एक बात जहन में रख लें, अब बैठा लें, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का डिलीवरी से कोई ताल्लुक नहीं है। सपोज हो सकता है मैंने, चलिए ये एडवांस भी ना हो, अज्यूम करें, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? होगा। डिलीवरी का यानी मैं यूं कहूं ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस से नहीं कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता, बल्कि जिस दिन बायर और सेलर एग्री कर गए उस दिन कॉन्ट्रैक्ट या एक ऑफर एक्सेप्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हो सकता है इसकी डिलीवरी जो है या एग्जीक्यूशन ऑफ डिलीवरी ऐसे हो कि ये सलमान ने 9 जुलाई को डिलीवरी करनी हो और उमैर ने 15 जुलाई को इसकी पेमेंट करनी हो, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? होगा। इसका मतलब डिलीवरी का कोई या परफॉर्मेंस का कोई लिंक नहीं है विद द एग्जीक्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, बाइंडिंग हो गया, किस दिन? 2 जुलाई को। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट 2 जुलाई को इसकी फॉर्मेशन हो गई और ये बाइंडिंग हो गया दोनों पार्टीज के ऊपर, और दोनों पार्टीज की अभी ऑब्लिगेशन मौजूद है इस कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। एक ने 9 जुलाई को, सलमान ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म की 9 को और उमैर ने 15 जुलाई को। डन? समझ आ रही है बात? अच्छा अब सपोज अज्यूम करें वो शिपमेंट जो मेरी आ रही थी वो कहीं बेचारी समुंदर में ही गर्क हो गई, तूफान आया और शिपमेंट डूब गई। अब मुझे बताइए क्या मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि ऑन 9 जुलाई के मैं वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकूं या गुड्स डिलीवर कर सकूं उमैर को? क्या ये इवेंट मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा हूं जानबूझ के, इंटेंशनली? नॉट एट ऑल। ये इवेंट मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। सब्सीक्वेंट इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के बाद हो रहा है। सपोज शिप डूबा है 5 जुलाई को, 5 जुलाई को शिप डूब गया, साथ ही मैं भी डूब गया, बीइंग अ सेलर भी डूब गया। सो इनफैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बट ड्यू टू दैट इवेंट, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या मेरी गलती है? क्या मैं डिफॉल्टर हूं? नॉट एट ऑल। ये इवेंट मेरे कंट्रोल से ही बाहर था। सो इस केस में क्या हो रहा है? क्या मुझे फिर कोई डिफॉल्टर के तौर पे कोई डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? नहीं। तो क्या अगर मैंने ये एडवांस लिया हो सपोज, तो फिर क्या होगा? अगर एडवांस लिया हो तो खा जाऊं, क्या करूं? वापस करना पड़ेगा, रीस्टोर द बेनिफिट्स। तो मैंने एक चीज और सिखा दी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी जिसने बेनिफिट ले लिए होते हैं वो रीस्टोर कर देता है बेनिफिट। इसे रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट भी कहा जाता है कि बेनिफिट्स रीस्टोर कर दो अंडर द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वापस कर दो।
जो तुमने कमाया नहीं वो तुम्हारा नहीं है, जो पैसा तुमने कमाया नहीं वो तुम्हारा नहीं है। यू हैव टू रीस्टोर दैट पर्टिकुलर बेनिफिट टू द अदर पार्टी। मैंने एडवांस लिया हुआ था, एडवांस वापस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में फर्क समझ आ गया? नाइन्थ को एडवांस दूंगा क्या? मतलब आप टर्म्स क्या चेंज करो बेटा, मुझे बताना। फॉर्मेशन हो गई है? ओके ठीक है। अच्छा आप ये कहते हो कि 9 जुलाई को डिलीवरी होनी है, लेकिन इसने पेमेंट कब करनी थी? सपोज 15 जुलाई को। अच्छा अब यहाँ पे एक बड़ी बात आती है, एक होती है ब्रीच जिसे हम कहते हैं यूजुअली जिसे हम कहते हैं, एक होती है एक्चुअल ब्रीच और एक होती है एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये जो आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच का है। यहाँ पे अगर सलमान को बैंकरप्सी का पता चल जाए बिफोर 9 जुलाई तो समझ लें कि सलमान बेवकूफ़ होगा कि अगर वो डिलीवरी कर दे, जब ये जानता है कि वो पैसे देने वाली पोजीशन में अब नहीं रहा, क्योंकि कोर्ट ने टेक ओवर कर लेना है, ऑफिशियल रिसीवर ने उसके सारे एसेट्स के ऊपर टेक ओवर कर लेना है। तो मैं तो बेवकूफ़ होऊंगा अगर मैं डिलीवरी कर दूं। तो मैं एंटीसिपेट कर लूँगा, मैं उससे प्रिडिक्ट कर लूँगा कि यार ये अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, एक्सपेक्टिंग दैट कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा फ्रॉम उमैर साइड। तो जब ब्रीच पढ़ेंगे और एक्चुअल एंटीसिपेटरी, वैसे एंटीसिपेटरी उन्होंने आपके सिलेबस से निकाल दी हुई है, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वो एंटीसिपेटरी ब्रीच है, उस केस में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? फिर वो यही बंदा असूलन तो ऑब्लिगेशन पहले किसने परफॉर्म करनी है? इसने, लेकिन ये अपनी परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन डिफॉल्टर क्या ये होगा? नॉट एट ऑल, ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। जी बेटे, कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मीन नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आप क्लेम नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते, राइट्स लायबिलिटीज खत्म। क्या? हाँ तो एक ही, मैंने शुरू में जब कल का लेक्चर था तो मैं वॉइड का वर्ड यूज करते करते साथ क्या कह रहा था? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। खत्म होने से मुराद ये है कि उसके अंदर राइट्स और लायबिलिटीज दोनों पार्टीज की खत्म हो गई लॉ की नजर में। ना आप किसी का राइट है और ना किसी की लायबिलिटी। बात समझ आई? देखो एक बंदा क्यों क्लेम करता है, केस करता है? क्योंकि उसका राइट डैमेज होता है। लॉ ने जब कह दिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ना किसी का कोई राइट बचा है ना लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यू कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ द कोर्ट। डन जी, बात समझ आई? अब एक कॉन्ट्रैक्ट रह गया जिसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले जरा एक दफा पढ़ लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने फिर भागने वाली तैयारी में आ जाना है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऑप्शन रह गया जी। एक और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले जरा प्लीज स्टडी कर दें मेरे साथ, बेटी पढ़ दें जरा। अच्छा मैं कराने लगा, बस ये पढ़ तो दे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, Valid contract, an agreement enforceable by law is a contract. आसान सी डेफिनेशन है, जल्दी से एग्जांपल 1 पढ़ें। जी डन, ओके। वॉइडेबल को छोड़ दें, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे आइए प्लीज। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जी बेटी पढ़े। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. कहता है एक तरीका तो ये, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी इसका मतलब वो वर्ड्स ही ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जो अब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा, ठीक है? बिकम्स वॉइड, वॉइड हो जाता है व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, यानी जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना रहे। बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात लिखी है बार बार करके, लेकिन अगली लाइन पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Notice that void contract was valid contract at the time of formation, but subsequently it ceases to be enforceable. क्लियर बात? तो पहले वो एनफोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन अब सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसलिए ये वॉइड हो गया। इज दैट क्लियर? प्लीज एग्जांपल 3 पढ़िए। खत्म हो जाना।
जी डन। अच्छा पढ़ ले एग्जाम्पल 3 पढ़ ले। तो अब देखो उसने क्या किया, हॉल को आग लगवा दी है। जहां पे कॉन्सर्ट होना था, क्या होना था, कंसर्ट होना था, तो हॉल को आग लगवा दी उसने। तो इवेंट क्या है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी है। चलो जी नेक्स्ट, वॉइड एग्रीमेंट। An agreement not enforceable by law is said to be void. इसका मतलब है अब आपको बहुत केयरफुली, अब आप ये चूंकि टर्म्स जान गए हो तो अब आइंदा से हम लोग बहुत केयरफुली इस्तेमाल किया करेंगे वर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का और वॉइड एग्रीमेंट का। डन। चलो प्लीज पढ़ो द एग्जांपल 4। जी बिल्कुल एक जैसा ही था, और किस पे बेस कर रहा था, काउंटर ऑफर के ऊपर। और उसने आपको काउंटर ऑफर को एक और चीज से भी लिंक किया, अगर किसी ने समझा हो, किस चीज से, कंडीशनल एक्सेप्टेंस के साथ उसने लिंक किया। उसका ख्याल ये है कि जब, या बल्कि बात भी तो ठीक है ना, कि अगर आप एक्सेप्टेंस के टाइम पे कंडीशन इम्पोज कर देते हो, और वैसे तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन वंस अगेन बायर सेलर एग्री तो लॉ को कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर आपकी कंडीशनल एक्सेप्टेंस को वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑफरर, तो फिर इसका मतलब है एक्चुअली में ऑफरर काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। उसने जो चेंजेस करने की कोशिश की है, जो उसने काउंटर में एक ऑफर किया, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। मेरी बात समझ आई है, नहीं समझ आई प्रशांत? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर की, ठीक है, से मैं कहता हूँ, से अज्यूम करते हैं कि मैं एक गारमेंट शॉप का ऑनर हूँ, मैंने आपको एक सूट बेचा से 1700 का, से अज्यूम करिए 2000 का। अब आप बायर हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपने कहा इसके साथ मुझे फ्री, या बल्कि मोबाइल शॉप में ज़्यादा आसान काम है, से मैंने आपको सेलफोन बेचा, और अक्सर वो सामने वाला कस्टमर कहता है इसके ना प्रोटेक्टर और वो फ्री दें मुझे। ऐसा होता है कि नहीं होता? सो इनफैक्ट मैंने सेलफोन सेल किया, आपको ऑफर की, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन साथ में आपने एक और डिमांड की, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इसके साथ मुझे से इसका प्रोटेक्टर, इसका वो पावर केबल जो भी है वाला वाला, वो आप मुझे फ्री दें, और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात। इसका मतलब है आपने इनफैक्ट जो कंडीशनल एक्सेप्टेंस बनाई है यहाँ पे, और जो आपने काउंटर ऑफर बनाई है, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? सो ये है काउंटर ऑफर, यानी कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज एक्चुअली मोर और लेस इक्वलेंट टू काउंटर ऑफर। जब आप कंडीशन इंपोज करते हो तो वो एक तरह से काउंटर ऑफर बन जाती है। जिस तरह अभी आपका कस्टमर का कहना है इसका प्रोटेक्टर फ्री दें मुझे, इसका पाउच फ्री दें, बड़ा बला बला, सो इनफैक्ट ये क्या बन जाता है, काउंटर ऑफर बन जाती है। अच्छा जी, जी बेटे। अगर काउंटर ऑफर, यस, अगर तो ये सेपरेबल नहीं है, अगर तो ये सेपरेबल है, मतलब एक और एक्स्ट्रा ऑफर की जा रही है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ काउंटर ऑफर जो कि सेपरेबल है फ्रॉम द ओरिजिनल ऑफर। देखो अगर ये जो डाटा केबल मांगना या प्रोटेक्टर मांगना इज अ सीम्स लाइक अ सेपरेट ऑफर फ्रॉम द सेल फोन। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसा मैंने एग्जांपल बनाई, इसमें ये सीम्स लाइक कि ये सेपरेबल है, दोनों ओरिजिनल ऑफर से सेपरेट है, तो यस यहाँ पे शायद बच जाएगा। इस तरह काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को इम्पैक्ट नहीं करेगी। हाँ अगर मैं, वो कहता है सैमसंग का फ़ोन 60,000 का है और मैं उसे कहता हूँ नहीं 50 ले लो, सो ये काउंटर ऑफर है जो ओरिजिनल ऑफर को ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये सेपरेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत आसान से सवाल थे, कोई बहुत मुश्किल नहीं थे। क्वेश्चन 1 था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, मुराद ऑफर्ड हिज कार टू, सबको नजर आ रहा है? वैसे जो बहुत छोटा हो गया, एक मिनट। मुराद ऑफर्ड his car to Sanam for 400,000. Sanam accepted the offer and enclosed a pay order of 150,000 with a promise to pay the balance in monthly installment of 62,500 each. इसका मतलब है शायद फुल अमाउंट की पेमेंट होनी थी, बट सनम ने क्या किया है, ऑफर को, एक्सेप्टेंस को कंडीशनल एक्सेप्टेंस बना दिया है। अंडर द प्रोविजन ऑफ 1872 एक्सप्लेन करें वेदर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। जी क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए?
या आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? आप एक्सेप्टेंस थ्योरी है तो ये वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब है ठीक है जी, कंक्लूजन ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा बिकॉज ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, यानी आप कंक्लूजन दे रहे हो और साथ में रीजन दे रहे हो आप कि एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, राइट? ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन साथ में ही देखो तो आपको दूसरा एरिया भी बता रहा है। ऐसा सोल्यूशन देखा आप लोगों ने? सोल्यूशन में क्या कह रहा है? देखो, एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल असेंट बाय द ऑफरी टू ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। इन दिस केस सिंस द ऑफर, बल्कि मैं इसको ऑफ कर दूं तो मेरे लिए मार्कर यूज करना आसान हो जाएगा, मेरा ख्याल है। जस्ट अ मिनट, मेरे लिए मार्कर यूज करना आसान हो जाएगा। प्लीज डस्टर कहाँ है? डस्टर दीजिएगा मुझे। कहाँ पड़ा? अच्छा, थैंक यू बेटी। मेरे लिए इसके ऊपर मार्कर यूज करना आसान हो जाएगा। ये देखो, गौर करो, तो वो आपको जो ये समझा रहा है, ये वाली लाइन, शुड बी अनकंडीशनल एक्सटेंड बाय द ऑफर टू ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, ठीक है, ये आपको प्रोविजन ऑफ लॉ समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इन दिस केस सिंस द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड विद द वेरिएशन विद रिगार्डिंग द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, देयरफॉर, ये देखिए ये क्या समझा रहा है अब आपको? कंक्लूजन समझाने की कोशिश कर रहा है, और ये कहीं पे वो लिंकेज कर रहा है उसको केस से। मेरी समझ आ रही है बात की? तो वो भी अपनी इस बातों का ख्याल रख रहा है। हाँ, ये वो स्टेज है जहां पे वो अक्सर प्रोविजन ऑफ लॉ और केस को एक ही जगह मर्ज कर देता है, क्योंकि केस ही ऐसा है ना, बहुत छोटा सा ब्रीफ सा केस है, इंटरप्रिटेशन की ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन जो अब आप आगे एडवांस स्टेज पे जाते जाओगे, आपको फील होगा कि प्रोविजन ऑफ लॉ को प्रॉपरली इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ती है। अभी तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ना, अभी तो बेसिक पढ़े हो, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। जब कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच जाओगे तो फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को याद करना पड़ेगा पीछे से। और बात समझ आ रही है? चलो अगले पॉइंट पे आता हूं जरा। अगला क्या था? सेम पॉइंट था, ठीक है, सेम एज अबव। बतूल ऑफर्ड टू सेल फ्लैट फॉर साकिब, और साकिब ने एक्सेप्टेड द ऑफर एंड सेंड अ चेक ऑफ दिस, सेम, बिल्कुल सेम। और इसमें भी देखो उसने क्या किया, पहले वही प्रोविजन ऑफ लॉ सिखाई आपको, ठीक है, और आखिर में उसने आपको ये अपना कॉन्ट्रैक्ट सिखाया कि ये कंक्लूजन बताया। अब एक चीज और समझो, ये देखो ये क्या है, फिर ये ऑल्टरनेट वे अवेलेबल था कि भाई अगर ये काउंटर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो सकता है। मैं सिर्फ एक चीज सिखाने लगा हूं, देखो याद रखना आप स्टूडेंट्स मल्टीपल, अच्छा अब ये ऑब्वियस बात है, अगर 5000 या 6000 स्टूडेंट पेपर दे रहा है तो 6000 माइंड वहां बैठा है जो डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा उस सिनेरियो में, राइट? मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाओगे आप लोग। कुछ ऐसी केस स्टडीज मौजूद हैं जिनमें अगर अजम्पशन ए ली जाए तो उसका आंसर इस ट्रैक पे आएगा, और अगर बी ली जाए तो उसका आंसर बिल्कुल दूसरे ट्रैक पे चला जाएगा। एग्जामिनर के लिए वो दोनों ट्रैक एक्सेप्टेबल होते हैं। उसके अगर आपका दिल करे तो उसके एग्जामिनर कमेंट्स आप लोगों की वेब पोर्टल पे अवेलेबल हुए हैं, ICAP के पोर्टल पे, आप उसे खुद भी एक्सेस कर सकते हो। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हाँ, अजम्पशन एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपने अजम्पशन ए ली है तो एक्यूरेट एग्जाम्पशन होनी चाहिए और उसके मुताबिक आंसर होना चाहिए। अजम्पशन बी ली है तो उसके मुताबिक आंसर होना चाहिए। मेरे लिए दोनों एक्सेप्टेबल है। और समटाइम्स हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे होंगे जिनके अंदर हमें मिडवे यूज़ करना पड़ेगा, हमें दोनों बातें करनी पड़ेंगी, ए बी और बी बी। ये क्या है? कहने को बहुत छोटी सी केस स्टडी है, लेकिन दोनों बातें आप कर रहे हो। एक साइड पे आप कह रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल नहीं है एक्सेप्टेंस, लेकिन साथ ही उसको दूसरा आंसर भी दे रहे हो कि अगर आप काउंटर ऑफर एक्सेप्ट कर लें तो इट विल बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ पा रहे हो? ये टू वे उसने आंसर लिखा, दोनों आंसर्स को उसने क्लब कर लिया। बात समझ आई? अच्छा, अब मैं ये समझता हूं बीइंग अ टीचर कि इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ये भी लिख देते तो पूरे नंबर आते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? स्टूडेंट सिर्फ ये भी लिख देते ना, पहला आंसर भी कर देते तो आंसर के नंबर पूरे होते, प्रोवाइडेड दैट वो अपनी अजम्पशन ठीक लिखी होती है उन्होंने कि भाई एक्सेप्टेंस जो है वो अनकंडीशनल है, इसी वजह से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह रहा। ये तो एडिशनल उसने सिखाया ना। अच्छा, अब एक और चीज़ बता दूं, ICAP को तकरीबन 1.5 महीना लगता है आपका सोल्यूशन देने के लिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा एक ग्रुप बैठता है जो उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सोल्यूशन बनाता है। हर तरीके से सोल्यूशन को इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये एक्सपेक्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा लिखोगे और बिल्कुल एज इट इज़ लिख दोगे जैसा एग्जामिनर लिख रहा है, क्योंकि उसे 1.5 महीना लगे और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के उसका सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो इतना अच्छा लिख सकते हैं। स्टूडेंट शायद पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा
या इवन के एग्ज़ाम में भी इतना प्योरीफाई नहीं लिख सकता या प्रोफेशनल नहीं लिख सकता। हमें उसको कॉपी नहीं करना, उसे याद नहीं करना। हाँ, वो अक्सर हम लोग अक्सर आप लोगों में से, दोस्तों में से, ग्रुप में से कोई एक दो लोग अगर स्मोकिंग करते हो तो पास खड़ा हुआ कोई अगर बहुत अच्छा दोस्त है तो एक टाइम पे आके वो भी साथ स्टार्ट कर ही देता है। ठीक है, अज्यूम कर, समझाना ही चाह रहा हूँ, सोबत का असर पड़ रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली। हमें इस सोबत का असर डालना है, यानी इसको रीडर अपना सोल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, विद द पैसेज अभी तो मैं चेक कर रहा हूँ ना, उसके बाद क्या होगा, जब एक टाइम पे जैसे चेकिंग नहीं हो रही तो फिर क्या करना है, फिर अपना सोल्यूशन लिखो, कंपेयर करो विद ICAP सोल्यूशन, आइडेंटिफाई करो तुम कहाँ कहाँ लैग करते हो, कौन सा सेंटेंस कितने अच्छे तरीके से रीफ्रेज किया जा सकता था, मैं अपनी बात को ऐसे भी तो बयान कर सकता था, मेरा एक डिफरेंट वे तो हो सकता था। बात समझ पा रहे हो मेरी? सो वो वे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहोगे तो वो कॉपी रिफ्लेक्शन आप लोगों की राइटिंग में आती रहेगी। अच्छी सोबत का भी असर पड़ता है, हाँ देर से पड़ता है। मैं एक दोस्त हो ना, नमाज पढ़ता हो 5 वक्त की, वो आपको कहता रहता है लेकिन असर इतनी जल्दी अच्छी चीज़ का नहीं पड़ता, अच्छी चीज़ का थोड़ा टाइम लेता है असर पड़ने में। तो असर थोड़ा आहिस्ता पड़ेगा लेकिन पेपर तक पड़ जाएगा। क्लियर? सो अगर मैं कोई होमवर्क दे रहा हूँ और मैं चेक नहीं भी कर रहा तो वो होमवर्क आप लोगों ने खुद चेक ज़रूर करना है, और किस पैरामीटर्स पे करना है वो भी बात होगी। चलें अब ओपन कर लें, अब मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हो। ठीक है जी, प्लीज़ ये क्लोज कर लें, या मैं थोड़ी देर रहने 5 मिनट्स ओपन रहने दें, कुछ सॉल्यूशंस, उसके बाद ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, इस सोल्यूशन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा लाइट्स ऑन सारी, इस सोल्यूशन में मैं इस तरह चलाता हूँ, इस सोल्यूशन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, कि मुझे पता है कि ये इतना कोई बहुत टेक्निकल सोल्यूशन नहीं था, बट फिर भी बेटी मुझे पेन दे दीजिएगा। अच्छा प्लीज़ ये वर्ड्स लिखने अवॉइड करें, उसे भी पता है वो पेपर लॉ का पूछ रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इग्नोर इट। अकॉर्डिंग टू द, सवाल लिखने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए नहीं मिलता ना, तो आधे बच्चों में तुम में से किसने लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? सुभान अल्लाह। ये शो करता है कि आप लोगों को सवाल लिखने के लिए नहीं मिला, तो चलो यहीं से स्टार्ट तो करें। नहीं प्लीज, स्टार्ट बीच में कहीं लिखा है नहीं, फिर भी नहीं, अवॉइड करें इन सेंटेंस को। उसे भी पता है, देखो उसे भी ये इल्म है कि वो आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है। वो जब भी आपको क्वेश्चन देगा पार्टनरशिप के तो वो मेंशन करेगा पार्टनरशिप का, निगोशिएबल का, तो ये वर्ड अवॉइड करने हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसे आपने सोल्यूशन में कहीं देखा उसने लिखा हो? कभी कभी वो भी लिखेगा, ऐसा नहीं कह रहा कि वो लिखे, लेकिन वो बेवकूफ़ी करेगा कभी कभी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अपनी राइटिंग के अंदर कंसाइजनेस लाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आप लोग। कंसाइजनेस कैसे? आप कभी गौर करना, अपनी राइटिंग को पढ़ के देखो, एक ही बात 2 दफ़ा आप लोग लिखते हो। ठीक है, जिस तरह इस बेटी का मैं पढ़ूँ तो, द एक्सेप्टर कैन नॉट गिव हिज टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, एक्सेप्टर हैज़ टू एक्सेप्ट द कंडीशन एंड टर्म विच आर गिवन बाय द ऑफरर। अब ये मोर और लेस दोनों सेम बातें हैं, इनको क्लब किया जा सकता है, एक ही बात में, एक ही लाइन में ख़त्म किया जा सकता था। मेरी बात समझ आ रही हो बेटी? चलो अच्छा अब ये देखो, इस बेटी ने, अब इस बेटी की गलती, या अच्छा ये गलतियां बताने का मकसद ये होता है कि आप सब जो ये गलती कर रहे हैं वो नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। जो केस के फैक्ट्स हैं वो दोबारा आंसर में नहीं लिखने किसी भी सूरत में। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ये लॉ बोर्ड का पेपर नहीं है। फिर तो बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। तो छोटा करें ना, कंसाइजनेस नहीं करनी। 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है बेटी। 2 नंबर के सवाल में देखो, 2 नंबर के सवाल में मैंने अगर इतना ज़्यादा लिख दिया है तो मुझे मार्क्स कितने मिलने हैं? प्लीज़ बेटी 1 मिनट। इतना होना चाहिए बेटी, ये गलत है। फैक्ट्स दोबारा प्लीज़ मेरा सुन लें, फैक्ट्स दोबारा केस स्टडी के नहीं आएंगे किसी भी सूरत में। कोई भी केस गिवन हो, वो केस आप समझोगे, उनको दोबारा रीयूज़ करना चाहो करो, लेकिन शॉर्टर वे में।
ये नहीं है जिसना मैं अगर फॉर एग्जांपल स्टडी पढ़ता हूँ, इन दिस केस सनम हैज एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इनक्लोज अ पे ऑर्डर ऑफ ₹150,000 विद अ प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 62,500। नहीं, ये समझो बेटे, ऐसे नहीं कमेंट्स पास ना करो, ये समझो कि ये फैक्ट्स हैं दोबारा सारे, एग्जामिनर की नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, नो वैल्यू। आप लिख दोगे वो काटेगा नहीं, वो इसके डिडक्ट, लेकिन वो इसके मार्क्स भी कोई नहीं देगा। और बेटी आप ये अज्यूम करो ये तो एक पार्ट है, ज़रा ये देखो प्लीज़, ज़रा थोड़ा सा डराने के लिए नहीं देखो 85 मार्क्स प्लीज़, 85 मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम जो पेपर में क्वेश्चन आना है, जो पार्ट आना है वो 4 मार्क्स का आना है। ज़रा निकालो कितने बनते हैं, डिवाइड करो, मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है। 21 क्या बनता है, 21 बनता है श्योर? अच्छा, इसका मतलब है बेटी आप 21 पार्ट सॉल्व कर रहे होगे पेपर में 3 आवर्स में, और हर क्वेश्चन में अगर आप एक पैरा एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो आप सोचो 21 क्वेश्चंस के अंदर आप पैरा एक्स्ट्रा लिखने बैठोगे तो आपका शायद पेपर डाउटफुल हो जाए कि पेपर कंप्लीशन में मुश्किल हो जाए। बात समझ पा रहे हो? सो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सिर्फ डराने के लिए बता रहा हूँ कि इतने सवाल, इतने पार्ट्स, आप कहने को आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टोटल पेपर में, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs होगा, यानी टोटल 9 क्वेश्चन। लेकिन 9 क्वेश्चन के अंदर इतने पार्ट्स मौजूद होंगे क्योंकि मार्क्स ही पूरे नहीं होते वरना। और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ICAP ने कोई सवाल 2 नंबर का भी देना है, कोई 3 नंबर का भी देना है, तो पार्ट्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया, बाकी बेटी ठीक है जी, जल्दी 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 जल्दी। किस चीज की बेटी? हाँ, आप 10 में से 10 करें। नहीं बेटी, कोई चॉइस नहीं होती, कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, क्यों का क्वेश्चन है बेटी, मैं कहता हूँ वो 15 भी दे देना, तब भी कुछ 6-7 सवाल तो ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, इवन के यहाँ तो फिर हम लोग कम एडवाइस करते हैं, फाइनल के एग्जाम में तो टीचर खुद कई दफ़ा कहता है कि 10-20 नंबर पे परेशान नहीं होना, वो वैसे ही छोड़ देना। हम कहते हैं ठीक है, बेहतरीन, क्योंकि पेपर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आपको उस स्टेज के ऊपर सारा पेपर तो कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब मुझे याद है मैंने BFD का पेपर सॉल्व किया फर्स्ट टाइम, तो दैट वाज 95 मार्क्स। मैंने कहा वाह क्या बात है सर। ये कैसे अज्यूम किया बेटी आपने? अच्छा, मैंने सो 95 मार्क्स, और मुझे लगा जब बाहर निकला तो सारे स्टूडेंट्स कोई 60 पे शहीद हुआ हुआ है, कोई 65 पे और मैक्सिमम 70 पे। तो मैं उनमें ना ज़रा मुजाहिद सा नज़र आ रहा था कि मैं जिंदा बच के वापस आया हूँ, मैंने 90 सॉल्व किए हैं। बदतमीज़ वो सारे पास हो गए, सोए मेरे। तो द पॉइंट इज़, इसका मतलब है मैंने एग्जामिनर के जितने भी ट्रैप्स थे, जितनी भी डेविएशंस थी, मैं पकड़ ही नहीं पाया, मैं एग्जामिनर को समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा पेपर बहुत आसान है, इनफैक्ट मैं उसके ट्रैप में था, उसने मुझे ट्रैप से। और अच्छा, उस स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन ऐसे होता है कि अगर BFD का क्वेश्चन है 25 मार्क्स का, आपने गलत सॉल्व करना शुरू किया सपोज, और मैं सपोज A ट्रैक में आंसर करना है, मैं B में कर रहा हूँ, B में गलत सॉल्व करना है, वो सारा डाटा देता था। बदतमीज़, आखिर तक सारा डाटा मिलता है आपको, और आपको ऐसे फील होता है हाँ देखा सारा डाटा तो गिवन है, सॉल्व तो हो गया। तो आप पूरा सवाल सॉल्व कर लेते हो और सारा गलत करते हो। मतलब ऐसा भी ट्रैप होता है कई दफ़ा। ऐसा नहीं होता कि आपको कहीं से मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और आप समझ जाओगे कि कुछ गलत हो गया और वापस से रिकन्सिडर करने की कोशिश करोगे, ये आता ही नहीं मौका। आप मैं पूरे सवाल सॉल्व करके आया कि बेहतरीन सोल्यूशन किया, कोई एक आधी गलती हो सकती है। इसका मतलब मैं बिल्कुल डी ट्रैक था, मुझे उसने जहाँ जहाँ ट्रैप करने की कोशिश की, मैं उसके चुंगल में आराम सुकून से ट्रैप होता रहा। तो ऐसे भी पेपर होता है। This case, the offer has been accepted by this. अच्छा, जो जज्बाती होता है ना सेंटेंस, तो कुछ सेंटेंस ऐसा बन जाता है, इन दिस केस द ऑफर, इन दिस केस, अच्छा वैसे भी इन दिस कॉमा केस, द ऑफर had been accepted by, there is a variation by the offerer to not fulfill the required acceptance. ये एक सेंटेंस था जी, मैंने 2 नहीं पढ़े, दोबारा पढ़ता हूँ। The offer had been accepted by, there is a variation by the offerer to not fulfill the required acceptance. ये क्या लिखने की कोशिश की, कहना क्या चाहते हो? नहीं समझ आई मुझे। बहुत खूबसूरत, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी।
वही गलती। अच्छा, ये जो कटे हुए मार्कर इस्तेमाल करना, हेडिंग्स देना, ये सारे चौंचले छोड़ दो यहीं पे, ख़त्म। ब्लैक, अच्छा ब्लू से आइंदा से कोई सॉल्व नहीं करेगा, ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करें क्योंकि आपको अलाउड नहीं है ब्लू, ठीक है। सो ब्लू पेन भी अलाउड नहीं है, कोई इंक पेन अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है, ब्लू बॉल पॉइंट अलाउड है सिर्फ आप लोगों को। ब्लैक बॉल पॉइंट अलाउड है। तो इसलिए प्रैक्टिस करें अभी से, ये हेडिंग्स देना बंद कर दें, प्रोफेशनल वे में आंसर्स लिखना शुरू करें। आपको लगा है उसने कहीं हेडिंग दी हो सोल्यूशन में? सो हेडिंग्स अनटिल और अनलेस बुलेट्स बना लें। अगर आपको लगता है कि आसान ऐसी जगह है जहाँ पे बुलेट्स बनाने की जरूरत है, बुलेट्स बना लें, हेडिंग्स की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा नंबर कोई नहीं है, इस चौंचले का कोई नंबर नहीं है। और ये बेटा वही गलती आगे वाली एक्सप्लेनेशन। अच्छा कंक्लूजन लिखा हुआ आगे, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, टाइम वेस्टेज है। ठीक है, नहीं बस ठीक है, मैं वो बाद में एक एक क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, आइडिया हो जाएगा। अच्छा हेडिंग लिखी थी, ये मार्कर काट देना मैंने, फिनिश कर दें। जज़ाकल्लाह।